Hello everyone. Our today's topic is development and ossification of bones. तो हमने डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स करना है. ये टॉपिक ऐसे है कि इसमें हमने सम अप कर देना सब मटेरियल को जो हमने पहले पढ़ लिया, जो बोन्स के टाइप्स पढ़ी हैं वो भली बात आ जाएगी. जो हमने जंग बोन में बरा की एपिफाइसिस कैसे बनता है, डाइफाइसिस कैसे बनता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये टॉपिक सम अप टाइप है. तो इसमें कुछ भी न्यू नहीं आपको देखने को मिलेगा, जो आपने पहले पढ़ा है वही होएगा. तो यहाँ पे डेवलपमेंट एंड ओसिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्या था, आपने जो टाइप्स करी थी बोन्स की, तो उसमें हमने डेवलपमेंटल बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी. तो वो जो डेवलपमेंटल बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी वो आपकी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में आप स्टडी करोगे. अब देखो इसमें क्या है, हमने मेम्ब्रेन बोन्स की बात करें चाहे फिर हम कार्टिलेजिनस बोन्स की बात करें, दोनों हमने पढ़ ली थी. ओवरऑल हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें 2 यहाँ पे आई हैं. तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बोन में क्या है कि हमारे पास जो मेसेनकाइमल सेल्स है, जहाँ वो मेसेनकाइमल सेल्स क्या करते थे, आगे ओस्टियोब्लास्ट में चेंज होते थे, और ओस्टियोब्लास्ट से जब बोन फॉर्मेशन होती थी तो उसको हम मेम्ब्रेन बोन या फिर डर्मल बोन बोलते थे. तो कार्टिलेजियस बोन में क्या था, इससे उल्ट था कि हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स ने किस में चेंज हो जाना है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में. कॉन्ड्रोब्लास्ट ने आगे हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन में चेंज हो रहा है. तो ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा. ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसीजर शो किया गया कि जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, जहाँ यहाँ पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्टिलेजिनस बोन की फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो प्रोलिफेटिंग कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे बन रहे हैं. मतलब कार्टिलेज की बात करी गई है, क्योंकि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ना, उसको कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करी है. तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस बोन की आपको फॉर्मेशन शो करी गई है. उसके बाद ओसिफिकेशन होने के लिए, ये सब प्रोसेस होने के लिए हमें ओसिफिकेशन सेंटर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर ओसिफिकेशन सेंटर्स नहीं है तो ओसिफिकेशन यानी कि बोन फॉर्मेशन नहीं होएगी. तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंटल और ओसिफिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोन फॉर्मेशन को ही हम जो है ओसिफिकेशन बोलते हैं. तो अब ओसिफिकेशन होने के लिए हमारे पास ओसिफिकेशन सेंटर्स का होना ज़रूरी है एक्चुअली. अब ओसिफिकेशन सेंटर्स क्या हैं? ओसिफिकेशन सेंटर्स वो वाली जगह है जहाँ पे जो बोन फॉर्मेशन है स्टार्ट की जाएगी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स. मीन्स अगर तो वो मेम्ब्रेन बोन है तो ओस्टियोब्लास्ट की ओर से स्टार्ट करी जाएगी, अगर वो कार्टिलेजिनस है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट की ओर से. मीन्स उसी बेसिस पे हमारे पास वहाँ पे सेल्स होते हैं जो फर्दर क्या करते हैं, बोन फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं. अब अगर मैं सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन की बात करूं तो सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर्स. प्राइमरी सेंटर्स जो होते हैं ओसिफिकेशन के, वो हमेशा ही कहाँ पे होते हैं, सेंटर्स पे होते हैं. और सेकेंडरी सेंटर्स जो होते हैं ओसिफिकेशन के, वो हमेशा ही टर्मिनल एंड्स पे होते हैं. इसी वजह से हमने ये देखा था कि जो शेफ्ट होती है बोन की, वो कहाँ से बनती है, प्राइमरी सेंटर से अराइज होती है. बल्कि जो एपिफाइसिस होती है वो कहाँ से बनती है, सेकेंडरी सेंटर से. और ये जो प्राइमरी सेंटर होता है ये हमारे पास बर्थ से पहले अपीयर होता है, यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान. उसमें 8th वीक में, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ का 8th वीक होता है, उस दौरान हमारे पास प्राइमरी सेंटर्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. बल्कि जो सेकेंडरी सेंटर्स है वो बर्थ के बाद अपीयर होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो फीमर और टीबिया इन दोनों के एंड्स जो होते हैं ना, वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के 9th मंथ में ही हमें अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे सेकेंडरी सेंटर्स हमें इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान मिल रहे हैं, फीमर और टीबिया के लोअर. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. उसके बाद अगर हम ज़्यादातर सेकेंडरी सेंटर्स देखेंगे तो वो प्यूबर्टी के दौरान ही अपीयर होते हैं. तो हमने ये पहले ही बात कर लिया कि प्राइमरी सेंटर से हमारे पास शेफ्ट बनती है जिसको हम डाइफाइसिस बोलते हैं, और सेकेंडरी सेंटर से हमारे पास एपिफाइसिस बनती है. और इन दोनों की जो फ्यूजन है
ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस दोनों ने शेफ्ट रीजन और एपिफाइसिस दोनों ने फ्यूज़ करना होता है, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और 25 ईयर्स पे वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद फर्दर जो बोन ग्रोथ है वो नहीं होती। अब आ जाता है यहाँ पे लॉ ऑफ ओसिफिकेशन। लॉ ऑफ ओसिफिकेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ ओसिफिकेशन ये बोलता है कि जो आपके सेकेंडरी सेंटर्स है ओसिफिकेशन के, वो जो पहले आपको मिले हैं वो पहले यूनाइट होंगे। मीन्स हमारे पास जैसे सेकेंडरी सेंटर से क्या बन रहा है? एपिफाइसिस बन रहा है। तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि जो सेकेंडरी सेंटर्स है ओसिफिकेशन के, वो जो अपीयर हुए हैं पहले, वो हमेशा ही आपको लास्ट में क्या करेंगे? यूनाइट होएंगे, इकट्ठे होएंगे। क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमारे पास प्राइमरी सेंटर्स अपीयर हुए, प्राइमरी सेंटर से क्या बनेगा? सेफ्ट बनेगा। सेफ्ट के बाद हमारे पास सेकेंडरी सेंटर्स राइज होएंगे, सेकेंडरी सेंटर्स के फिर बाद हमारे पास एपिफाइसिस और इससे डायफाइसिस बनेगा। फिर वो दोनों क्या करेंगे? दूसरे के साथ यूनाइट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे बात करेगी सेकेंडरी सेंटर्स जो ओसिफिकेशन के है वो अपीयर होंगे, जो फर्स्ट अपीयर हुए हैं वो हमेशा ही क्या करेंगे? लास्ट पे यूनाइट करेंगे। और इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे वही फिबुला। उसके बाद जहाँ से वो दोनों जो फ्यूजन्स होती हैं, एपिफाइसिस और डायफाइसिस की फ्यूजन होती है, वहाँ पे एपिफाइसियल प्लेट बनती है, जहाँ से जनरली क्या करती है? बोन जो है वो ग्रो करती है। उसके बाद जो ग्रोथ आ जाती है कि लॉन्ग बोन कैसे ग्रो करती है। अब लॉन्ग बोन की ग्रोथ की अगर बात करें तो जो लॉन्ग बोन है वो उसका लेंथ इंक्रीज होता है। एपिफाइसियल प्लेट देखो, आपके एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट। तो इस एपिफाइसियल प्लेट से क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब ये वाली स्ट्रक्चर हम लोगों को समझ आ सकती है कि यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स हैं, उनके बाद यहाँ पे उसने क्या किया? कार्टिलेजिन बना। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सेंटर जो ओसिफिकेशन का वो राइज हुआ। यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट है जो आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और यहाँ पे इस साइड पे क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंडरी सेंटर अपीयर हुआ और उससे आपके पास एपिफाइसिस बना। अब यहाँ पे आपको अच्छे से एपिफाइसिस और डायफाइसिस सेपरेशन नहीं मिली, बट यहाँ पे मिल गई। और देन उसकी लेयर्स की डिफ्रेंसिएशन, सबसे बाहर पेरिओस्टियम, देन कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी, वो सब कुछ फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो ग्रोथ में हमारे पास एपिफाइसियल प्लेट हेल्प करती है। दूसरा, अगर हमारे पास बोन जो है वो थिकनेस में बढ़ रही है, मीन्स उसकी थिकनेस बढ़ रही है, तो उसमें पेरिओस्टियम जो है हेल्पफुल होता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से बनती है। अब जो बोन है, एक्चुअल में जो बोन है वो कैसे ग्रो करती है, हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास सेल्स क्या करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है? ये बोन है, ये पुरानी वाली बोन है। अब इनसे क्या है? हमारे पास एक न्यू बोन बनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बाहरली साइड पे बोन के जो ओस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। देखो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो उन्होंने बाहरली साइड पे ऐसे मटेरियल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बाहरली साइड पे, और इस मटेरियल डिपोजिशन को हम बोलते हैं ओस्टियोइड। यानी कि ओस्टियोब्लास्ट ने क्या किया? ओस्टियोइड मटेरियल को बाहर से क्रिएट किया। इस ओस्टियोइड मटेरियल से हमारे पास बाहर क्या है? उसी फॉर्म में हमारे पास एक न्यू बोन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ। मींस सरफेस पे कोई चीज़ डिपॉजिट होकर जब बोन बनती है, बोन, तो उसको हम बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ। तो अब क्या होएगा? अगर हम, ये तो हो गया हमारे पास एपोजिशनल ग्रोथ। अब रीमॉडलिंग टर्म हमने ये भी पहले पढ़ी थी कि रीमॉडलिंग में क्या है कि जो हमारे पास इनर साइड पे, अब देखो बाहरली साइड पे हमारे पास न्यू बोन वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब इनर मटेरियल को क्या करते हैं? इनगल्फ कर लिया जाता है। जो इनर मटेरियल वो सारे के सारे को खा लिया जाता है किन सेल्स की ओर से? ओस्टियोक्लास्ट। ये बाहर जो डिपोजिशन की थी वो ओस्टियोब्लास्ट ने की। जो इनर जो मटेरियल है, जो रिमेन्स है, उनको खाने का काम किसका है? ओस्टियोक्लास्ट का।
इनसे हमारे पास क्या होती है, ये कैविटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज देखो अंदर से मटेरियल खाया जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन थी वो है पोजिशनल ग्रोथ थी, जब इधर को अंदर से खा लिया गया उसको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, इसको हम रीमॉडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे वही बात करी गई है कि जो ग्रोथ है डिपोजिशन की वो जो बोन ग्रो करेगी कैसे, न्यू बोन की डिपोजिशन कर कर सरफेस पे, और ये किसकी ओर से होएगा, ओस्टियोक्लास्ट से, जिसको हम एपोजिशनल ग्रोथ बोलते हैं। शेप को मेंटेन करने के लिए जो अनवांटेड बोन होती है उसको रिमूव किया जाता है, और इस रिमूवल के प्रोसेस किसकी ओर से किया जाता है, ओस्टियोक्लास्ट की ओर से, और इसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मैरो कैविटी है, यानी कि हमारी जो मेडुलरी कैविटी है उसका साइज इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि बोन ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमारे पास वाइटामिन आ जाते हैं, हॉर्मोन्स आ जाते हैं। वाइटामिन में वाइटामिन ए जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जो ऑस्टियोब्लास्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ऑस्टियोक्लास्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इस सभी को विटामिन ए कंट्रोल करता है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या होएगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, और जो क्रेनियल और स्पाइनल फोरामिन है उसके साइज में डिक्रीज होएगा। स्पाइनल फोरामिन और क्रेनियल फोरामिन, जैसे आपकी स्पाइनल कोड है, आप जानते हो वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे एक स्पाइनल कोड के लिए जगह होती है जिसको हम न्यूरल कैविटी भी बोलते हैं, न्यूरल कैनाल भी, और जिसके थ्रू क्या होती है, स्पाइनल कोड हमारी जा रही होती है। तो ये होता है स्पाइनल फोरामिन। फोरामिन का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया था, एक होल, एक कैनाल, ठीक है। तो इससे स्पाइनल कोड जाएगी, उसमें साइज डिक्रीज हो जाएगा अगर विटामिन ए की कमी हुई। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉस्फोरस की इंटेस्टाइन से, और विटामिन सी भी ज़रूरी है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को बनाए रखने के लिए। हॉर्मोन्स मीन्स, अब देखो बोन की ग्रोथ में भी हॉर्मोन्स का भी एक काम है। जैसे हमारी हर एक, जैसे हमारी प्यूबर्टी में भी हॉर्मोन्स अपनी अपनी टाइम पीरियड पे रिलीज होने ज़रूरी होते हैं, उसी तरीके से बोन की फॉर्मेशन के लिए भी हॉर्मोन्स का रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आ जाता है, पैराथॉर्मोन्स आ जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के, और थायरॉयड ग्लैंड के कैल्सिटोनिन आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हार्मोन, जिनका रेगुलेट रहना बहुत ज़रूरी है बोन फॉर्मेशन के दौरान। अब देखो बोन फॉर्मेशन में हमारे पास, हम जानते हैं जीन्स का भी बहुत रोल होता है, तो हमारे पास इसमें जो एक जीन करता है हेल्प, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि हम मेडिकल फील्ड में जहाँ फिर जो ह्यूमन में ये स्टडी का क्या हेल्पफुल है, कैसे ये सब स्टडी, आप बोन की स्टडी पढ़ रहे हो, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी इसमें है। देखो जैसे हम फोरेंसिक्स में देखते हैं कि वो स्केलेटन को देखकर कितना कुछ एस्टिमेट लगा देते कि इसकी एज इतनी होएगी, ये जो है मेल है फीमेल है, कौन है, कितनी केज में ये होएगा, तो वो सब कुछ एस्टिमेट क्यों लग जाता है, वो इसी बेसिस पे, बिकॉज उनकी स्केलेटन स्टडी हमें ये इस चीज़ के बारे में बताने में हेल्पफुल होती है। अब देखो स्केलेटन एज का एस्टिमेट हम लगा सकते हैं, उसका सेक्स का एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर का एस्टिमेट लगा सकते हैं, और रेस का। अब देखो स्केलेटन एस्टिमेट हम कैसे लगा सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है प्राइमरी सेंटर इस टाइम पर राइज होता है, सेकेंडरी सेंटर इस टाइम पर जो है वो राइज होता है, और जो फ्यूजन है एपिफाइसिस और डाइफाइसिस की फ्यूजन कब होती है 25 ईयर में, ऐसे ये जब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनसे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस टाइम पर बोन किस स्टेज पे है उस सिविकेशन के, तो हम उससे जो है स्केलेटन एज का एस्टिमेट लगा लेते हैं। उसके बाद सेक्स है, जो आप पेल्विक्स रीजन है, पेल्विक्स की जो है जनरली इसका हेल्पफुल तभी होती है जो प्यूबर्टी के बाद में, क्योंकि उस टाइम पर हम पेल्विक्स रीजन से जहाँ उसका स्कल कैसा है उससे हम उसका जेंडर का पता लगा लेते हैं। स्ट्रक्चर से हमें पता है जो छोटा बच्चा होगा उसका स्केलेटन छोटा होगा, बड़े का बड़ा, तो उस टाइप से हम उसकी हाइट का एस्टिमेट वो चीज़ देख लेते हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड में है अभी,
ठीक है। और एस्टिमेट ऑफ रेस, वो रेस का जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों के जो इंसेस्टर्स थे वो देखो, उन हमारे इंसेस्टर्स में उनका फेस एक्सप्रेशन जो फेस था उनमें कितना डिफरेंस था और हम लोगों में कितना एवोल्यूशन के कारण चेंजेस आए। तो हम वो एवोल्यूशनरी चेंजेस से एक ये पता कर सकते हैं कि वो किस रेस का है, मतलब वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये वाले में भी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक है। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कार्टिलेज। थैंक यू।